Hello friends, my name is Shivansh. Today we are going to start a new topic, air around us. जैसे आपने चैप्टर 9 में पढ़ा था कि जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हो गए, जैसे आपके प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, या जितने भी एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं आपके इकोसिस्टम के, बायोटिक कंपोनेंट्स जितने भी हैं आपके इकोसिस्टम के, जिनमें भी जान प्रेजेंट है, जो लिविंग हैं, तो उनको सभी को ऑक्सीजन की डिमांड होती है अपने फूड को ब्रेक करके उससे एनर्जी गेन करने के लिए। तो वो ऑक्सीजन उनको मिलती कहाँ से है? वो ऑक्सीजन उनको एयर के थ्रू मिलती है। अब क्या आपने एयर को कभी जो है देखा है? आप एयर को कभी आपने देखा है? नहीं देखा होगा, जाहिर सी बात है। आप उसको महसूस कर सकते हो, फील कर सकते हो। कैसे? आप कहीं सड़क पर टहलने निकले, कहीं कोई पेड़ है बड़ा, उसमें आपने पत्तियों को देखा होगा हिलते हुए, तो ट्रीज़ की लीव्स जो है वो रसल करती रहती हैं। फिर आपने कहीं अगर डोरी पे अपने कपड़े सूखने के लिए टांग रखे हैं, हवा चल रही है तो थोड़ा सा आपके कपड़े हीलेंगे, वहाँ पे भी एयर प्रेजेंट हुई। आप अगर किसी रूम में बैठे हुए हो और आप किताब आपने खोल रखी है, पंखा ऑन करोगे, आपकी किताब के पन्ने उड़ने लग जाएंगे, वहाँ पे भी आपकी एयर प्रेजेंट हुई। ओके, तो एयर की मदद से आप जो है अपनी, जैसे आप पतंग उड़ाते हो, तो पतंग उड़ाने में भी आपको एयर की नीड होती है ना? हवा होगी तभी तो आपकी पतंग उड़ पाएगी। फिर जैसे आपने चैप्टर 5 में आपने विनोइंग की एक प्रोसेस पढ़ रखी थी। विनोइंग में क्या था कि किसी रेस्ड प्लेटफॉर्म पे कोई खड़ा होता है और उस पर अपने कंटेनर से जो उसको सेपरेट करना रहता है वो उसको हल्का सा टिल्ट करता है, और हवा की मदद से, जैसे सॉडस्ट और सैंड को अलग कर रहे थे तो सैंड आगे गिर जाएगा, भारी पार्टिकल था, और हवा में जो हल्के लाइटर पार्टिकल्स होंगे वो आगे जाके गिरेंगे। तो कुछ इस तरह से हमने सॉडस्ट और जो है सैंड को अलग किया था विनोइंग के प्रोसेस से, जिसमें भी विंड का बहुत ज़्यादा यूज़ था। फिर क्या आपने कभी फिरकी से खेल रखा है? फिरकी कुछ नहीं है, एक छोटे से, जैसे विंडमिल होते हैं बड़े बड़े, तो वैसा ही उसका एक छोटा सा नमूना है जिससे बच्चे खेलते हैं। बच्चों के खेलने जैसी चीज़ है, वो खिलौना होता है बच्चों का। उसमें होता क्या है, अब एक एक्टिविटी के थ्रू देखेंगे कि किस तरह से ये हमारी फिरकी वर्क करती है। तो कुछ इस तरह से आप इसको अपने हाथ में लेके खड़े होगे हवा में, तो देखोगे कि हो सकता हो कि किसी डायरेक्शन में ये फिरकी मूव ना कर रही हो, लेकिन आप अलग डिफरेंट डायरेक्शन में जैसे जैसे इसको घुमाओगे तो आपकी फिरकी कुछ इस तरह से रोटेशन करेगी, मूवमेंट इसमें करेगी। तो ये कैसे हो रहा है? ये भी आपकी हवा की मदद से ही हो पा रहा है। अब आपने कुछ इस तरह के वेदर कॉक्स को देख रखा होगा, एयरपोर्ट्स पे इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, घर की छतों पे लगे होते हैं। ये सब डायरेक्शन बताने के काम आते हैं कि किस डायरेक्शन में हवा बह रही है। ओके, तो अब आगे देखते हैं, इज़ एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस? क्या हवा हर तरफ मौजूद है हम लोगों के? तो आप अपनी अगर मुट्ठी बंद करोगे तो क्या आपको उसमें, क्या आपके मुट्ठी में आपके हवा है या नहीं है? कैसे आपको पता चलेगा? इसके लिए हम एक एक्टिविटी करके देखते हैं। आपको एक एम्प्टी ओपन बॉटल लेके रखनी है, कुछ इस तरह की एक ओपन बॉटल आप ले लीजिए, ग्लास की हो तो ज़्यादा बेहतर है, उसमें आपको दिखाई पड़ेगा जब बबल्स उसमें आएंगे। फिर आपको करना क्या है, इसमें एक बकेट आपने ले रखी है कुछ इस तरह की, ठीक है, उसमें पानी भरा हुआ है। अब उसमें आपको जो खाली आपने ग्लास की बोतल ले रखी थी उसको सीधे सीधे आप नीचे की ओर पानी में सीधे सीधे आप इस तरह से कुछ डिप कर दोगे इसमें, तो आप देखोगे कि कुछ आपके हाथ पे प्रेशर लगेगा, है ना? कुछ आपके हाथ पे आपको प्रेशर जैसा महसूस होगा कि बोतल को कोई ऊपर की ओर जैसे फेंक रहा है, और इस बोतल में पानी जाएगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एयर प्रेजेंट है। जैसे ही आप इस बॉटल को हल्का सा टिल्ट करोगे तो आप देखोगे कि पानी धीरे धीरे अंदर जाएगा, है ना? और यहाँ से आपके कुछ बबल्स ऊपर आपको आते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो ये बबल्स ही यहाँ पे ये प्रूफ करते हैं कि इस बॉटल में एयर प्रेजेंट थी। तो कोई भी खाली जगह जहाँ पे होती है वहाँ पे एयर अपने आप आ जाती है, ठीक है? अगर वैक्यूम को छोड़ दें अगर, तो बाकी सब जगहों पे एयर प्रेजेंट ही होती है। तो इस तरह से कुछ हम लोगों ने देखा कि ये जो बबल्स निकले, इससे ये प्रूफ हुआ कि बॉटल में एयर प्रेजेंट थी। हवा जो आपकी होती है वो, उसमें कोई कलर नहीं होता, वो ट्रांसपेरेंट होती है, उसके आप आर पार देख सकते हो। फिर आपकी अर्थ पे जो एक लेयर है जिसको हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं, उसमें हर जगह पे लगभग एयर प्रेजेंट होती है ऊपर तक, जिसमें आपके एटमॉस्फेयर में ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आइनोस्फियर, एक्सोस्फियर, ये सब चीज़ें आती हैं जो ये आप आगे की क्लासेस में पढ़ोगे। तो इन सब जगहों पे आपका, इन सबको मिला के आपका एटमॉस्फेयर बनता है, जिसमें आपकी ऑक्सीजन, ये एयर आपकी जो है प्रेजेंट होती है। एयर का कंपोनेंट होता है ऑक्सीजन, अभी आगे इस चैप्टर में है। आप जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते जाओगे, ट्रोपोस्फियर से निकल के आप
जो सबसे नीचे की सतह है आपकी, जो आप ग्राउंड पे जैसे हैं तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको मिल रहा है ये एयर। फिर जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे तो हवा धीमे धीमे कम होती जाएगी। यहाँ पे क्या लिखा है, द एयर गेट्स रेयरर। फिर नाउ कैन यू थिंक माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स विद देम वाइल क्लाइंबिंग हाई माउंटेन्स। जैसे जैसे आप ऊपर माउंटेन्स में ऊपर जाते हो तो आपको ऑक्सीजन की नीड होती है। आप कभी गए होगे माउंटेन में, आप कभी चढ़े होगे तो आपको फील हुआ होगा, आपका सर दर्द करने लगा होगा या सर चकराने लगा होगा, ऑक्सीजन की कमी की वजह से ऐसा होता है। तो जो माउंटेनियर्स होते हैं, जो पहाड़ चढ़ते हैं, वो लोग, उन लोगों को आपने देखा होगा कि वो लोग ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन टैंक कैरी करते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से ऑक्सीजन टैंक ये लोग कैरी करते हैं और ये मास्क लगा रखा है, इसके थ्रू इसको ऑक्सीजन मिलती रहती है, क्योंकि वहाँ पे ऊपर जितनी हाइट पे जाएंगे ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। फिर व्हाट इज़ एयर मेड अप ऑफ। अब आप लोगों को इसमें कंपोनेंट्स देखने हैं कि एयर किस कंपोनेंट, किन किन कंपोनेंट से मिलके बनी होती है। अंटिल दी 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी का मतलब जैसे आपको मैंने बताया था ना, 18th सेंचुरी जो लोग जान रहे हैं ठीक है, जो लोग नहीं जान रहे हैं वो लोग एक बार फिर से देख लें। 18th सेंचुरी का मतलब 1800 के पहले के ईयर्स, अंटिल दी 18th सेंचुरी, ठीक है। अगर 18th सेंचुरी कही जा रही है तो वो 1700 प्लस इसके आगे के जितने ईयर्स होंगे 1799 तक, ओके, ये आपकी 18th सेंचुरी कहलाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक के लोग जो थे 1800 साल के पहले के जितने भी लोग थे, उन लोगों को ये लगता था कि हवा सिर्फ एक सब्सटेंस है, कोई एक ही सब्सटेंस है, हवा जो है आपकी कोई एक ही सब्सटेंस है। लेकिन बाद में एक्सपेरिमेंट्स हुए बहुत सारे, जिससे उनको ये मालूम चला कि ऐसा कतई नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि कोई एक ही सब्सटेंस है एयर। एयर जो है आपकी अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, बहुत सारी गैसेस से मिलके बनी हुई है आपकी एयर। अब हम लोग उन्हीं कुछ कंपोनेंट्स की बात हम लोग आगे करेंगे। तो पहला है अपना वाटर वेपर। वाटर वेपर आपने जैसे चैप्टर्स में पढ़ा था कि कैसे कंडेंसेशन हो रहा था वेपराइजेशन के बाद। तो जब इवेपरेशन होता है तो क्या आपको पानी दिखाई पड़ता है? जब इवेपरेट हो जाता है पानी तो क्या आपको वो दिखाई पड़ता है? वो हवा में छुप जाता है, क्योंकि वो भाप गैस बन चुका है, तो वो हवा में ही मिल जाता है, ठीक है। जब वो वापस से कंडेंस होता है तब आपको उसकी ड्रॉपलेट्स दिखाई पड़ती हैं। किसी सतह पे आप जब देखोगे तो आपको ड्रॉपलेट्स जो दिखाई पड़ेंगी वो उसी वेपर का कंडेंस्ड फॉर्म होता है, ओके। तो इस तरह से आपको मालूम है कि हवा में वाटर वेपर प्रेजेंट होता है, और वाटर वेपर का अपनी वाटर साइकिल में बहुत ज़्यादा योगदान रहता है, ठीक है। फिर हम लोगों का नेक्स्ट है ऑक्सीजन। तो पहला अपना वाटर वेपर हो गया कंपोनेंट। अब दूसरा कंपोनेंट है अपना ऑक्सीजन। In the presence of your teacher, fix 2 small candles of the same length on a table. Light both the candles. अब इस तरह से कुछ आपको टेबल ले लेनी है और इस पे सेम हाइट की आपको कैंडल्स ले लेनी है, ठीक है। फिर आपको एक ग्लास ले लेना है, ग्लास टम्बलर ले लेना है। इसको आप उल्टा करके आप जब एक किसी कैंडल के ऊपर आप रख दोगे तो आप देखोगे कि दूसरी कैंडल तो जल रही है, ये वाली कैंडल थोड़ी देर बाद जाके बुझ जाएगी, है ना, एक्सटिंग्विश हो जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? ये आपकी ये वाली कैंडल क्यों बुझ जाएगी थोड़ी देर बाद? क्योंकि जो इसमें ऑक्सीजन थी वो जब प्रॉपर तरीके से वही आपकी इस कैंडल के लिए जो फायर इसमें जल रही है उसकी फ्यूलिंग वही कर रहा है। तो जैसे ही ऑक्सीजन इस ग्लास में ख़त्म होगी, जब आपने इसको बंद कर दिया तो कहीं से एयर जाने का इसमें पॉसिबिलिटी है नहीं, तो जैसे ही इसकी ऑक्सीजन ख़त्म होगी और ये आपकी आग जो है तुरंत बुझ जाएगी, ठीक है। It seems that the candle got extinguished because the component inside of the glass tumbler which supports burning is limited. तो जो इसमें कंपोनेंट था जो बर्निंग को सपोर्ट कर रहा था वो कौन सा था? आपका ऑक्सीजन था। मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट इज यूज्ड अप बाय द बर्निंग कैंडल्स। जब बर्न कर रही है कैंडल तो वो मैक्सिमम उसका जो कंपोनेंट है वो वाला जो बर्निंग को सपोर्ट कर रहा है वो यूज़ हो जाता है। हाउएवर द अदर कैंडल इज गेटिंग कंटिन्यूड सप्लाई ऑफ एयर। जो दूसरी कैंडल यहाँ पे आपकी जल रही थी ये आपकी नहीं बुझी थी, क्योंकि इसको रेगुलर ये इसके आसपास कोई चीज़ ऐसी ढकी नहीं गई है कि इसकी एयर से कांटेक्ट बंद हो जाए, तो एयर के कांटेक्ट में लगातार है, इस वजह से ये लगातार जल रही है और दूसरी वाली बुझ गई। दिस कंपोनेंट ऑफ एयर विच सपोर्ट्स बर्निंग इज नोन एज ऑक्सीजन। तो यही कंपोनेंट जो आपका सपोर्ट कर रहा है इसको जलने में, इसको हम लोग ऑक्सीजन कहते हैं। फिर हम लोग का नेक्स्ट आता है नाइट्रोजन। तो आप लोग ये चीज़ जान लीजिए कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिला के आपका एयर का 99% कंपोनेंट पूरा यही होता है। बाकी बचे में और डिफरेंट गैसेज होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन वगैरह वगैरह गैसेज आपकी प्रेजेंट होती हैं, लेकिन यही आपका मैक्सिमम रहता है। इसमें आपका 78% आपका नाइट्रोजन होता है और
21% आपकी ऑक्सीजन होती है। जैसे आप इसको जोड़ोगे ये 99% आपका आ जाएगा। तो टोटल जो इसमें कंपोनेंट होता है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। हम लोग अब नाइट्रोजन देखते हैं। इन एक्टिविटी 3 डिड यू ऑब्जर्व दैट एयर इज स्टिल प्रेजेंट इन द ग्लास बॉटल इवन आफ्टर द कैंडल ब्लू आउट। जब कैंडल पूरी तरीके से इसमें बुझ जाएगी, आपने ये जैसे इसको ढक रखा था तो कैंडल बुझ जाएगी तो आपको कुछ धुआं जैसा भी दिखाई पड़ेगा। तो उससे आपको फील, ये चीज़ आप क्या क्या उसमें समझ पाओगे कि उसमें एयर अभी भी प्रेजेंट है ना। उसका कोई एक कंपोनेंट तो जल गया है लेकिन कुछ ना कुछ उसमें अभी भी प्रेजेंट है। तो एयर ही तो वहाँ पे भी प्रेजेंट है, उसका एक कंपोनेंट जल चुका है। दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ सम कंपोनेंट इन द एयर विच डज नॉट सपोर्ट बर्निंग। जो बर्निंग को सपोर्ट नहीं कर रहा है वो कंपोनेंट उस ग्लास में अभी भी बचा हुआ है ढकने के बाद। द मेजर पार्ट ऑफ एयर विच डज नॉट सपोर्ट बर्निंग कैंडल इज नाइट्रोजन। तो जो मेजर पार्ट है इसमें जो बर्निंग को सपोर्ट नहीं कर रहा है वो कौन सा पार्ट बचा हुआ है, वही हम लोगों का नाइट्रोजन है। ओके, फिर हम लोगों का नेक्स्ट कंपोनेंट आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप किसी जैसे बंद कमरे में बैठे हुए हो, ठीक है, किसी क्लोज रूम में आप बैठे हुए हो, वहाँ पे कोई चीज़, कोई मटेरियल आपका जल रहा है। यू मे हैव फेल्ट सफोकेशन। वहाँ पे आप लोग थोड़ा सा सफोकेशन फील करते होगे, वहाँ पे अनईजी फील होता होगा, आपको सांस लेने में कुछ दिक्कत हो रही होती है। तो दिस इज ड्यू टू एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट मे बी एक्यूमुलेटिंग इन द रूम। तो वहाँ पे जलने के कारण जो एयर में आपका कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से आपको सफोकेशन फील होता है। कार्बन डाइऑक्साइड मेक्स अप अ स्मॉल कंपोनेंट ऑफ द एयर अराउंड अस। अभी मैंने बताया आपको 1% में ही आपके कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन जैसी गैसेस और डिफरेंट गैसेस उसमें प्रेजेंट होती हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। अब जैसे प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, आपने प्लांट्स का फोटोसिंथेसिस पढ़ा था जिसके थ्रू वो ऑक्सीजन रिलीज कर रहा था, लेकिन रेस्पिरेशन भी एक प्रोसेस है जो सभी लिविंग बींग्स में चलती रहती है लगातार। तो उसके थ्रू वो लोग ऑक्सीजन लेते हैं अपने अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। जैसे हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं। तो उस तरह से प्लांट्स भी और एनिमल्स जितने भी हैं सब कार्बन डाइऑक्साइड को रेस्पिरेशन में रिलीज करते रहते हैं। प्लांट एंड एनिमल मैटर आल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन ऑन बर्निंग। जब अब आपने अभी देखा था बर्निंग को कौन हेल्प कर रहा था, ऑक्सीजन, है ना। तो जब कभी भी कोई भी चीज़ जल रही होगी, जब प्लांट या एनिमल जब मर जाते हैं, जलाए जाते हैं, तो उसमें भी वो ऑक्सीजन को खींचते हैं एटमॉस्फेयर से और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देते हैं, और उसके साथ साथ बहुत सारी गैसेस भी रिलीज करते हैं। हाँ, यहाँ पे ये ज़रूरी है कि कभी भी ड्राई लीव्स को या डिस्कार्डेड जो भी रिमेन्स हैं जो क्रॉप्स के, जैसे होता है ना आपके हरियाणा वगैरह में बताया जाता है कि उसकी वजह से आपके दिल्ली में धुंध चढ़ जाता है, तो इस तरह से इन सब चीज़ों को कभी जलाना नहीं चाहिए। ड्राई लीव्स को या जो भी बचे हुए आपकी क्रॉप्स के पार्ट हैं उनको कभी भी जलाना नहीं चाहिए, उससे आपके एटमॉस्फेयर में काफ़ी पॉल्यूशन फैल जाता है। फिर नेक्स्ट आपका कंपोनेंट क्या होगा, डस्ट एंड स्मोक। तो इसमें बर्निंग ऑफ फ्यूल, जब आप जैसे आप गाड़ी से कहीं जाते हो तो उसमें आपका फ्यूल लगता है ना, उसको जब फ्यूल जलेगा तभी आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो उसके जलने से डिफरेंट गैसेस प्रोड्यूस होती हैं एटमॉस्फेयर में अपने, उनको हम लोग स्मोक कह देते हैं। स्मोक कंटेन्स अ फ्यू गैसेस, कुछ गैसेस होती हैं उसमें, एंड फाइन डस्ट पार्टिकल्स एंड इज ऑफन हार्मफुल। उसमें फाइन डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं और कुछ गैसेस होती हैं जो हम लोग के स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती हैं। दैट इज़ वाई यू सी लॉन्ग चिमनीज। जो आप फैक्ट्रीज़ में चिमनी देखते हो जो ऊपर लगी होती है, बहुत कभी आपने किसी आप इंडस्ट्रियल एरिया में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि चिमनीज़ बहुत बड़ी बड़ी लगी होती हैं फैक्ट्रीज़ में ऊपर की ओर हाइट में, वहाँ पे जाके उनमें धुआं निकलता रहता है। तो वो हार्मफुल स्मोक जो होता है वो हम लोगों की नोजेस, तो हम लोगों के सांस में तो चलिए नहीं आ रहा है, नीचे ऊपर बहुत हम लोगों से निकाल दिया गया, लेकिन फिर भी वो बर्ड्स को तो नुकसान कर ही रहा है। तो कुछ इस तरह से ये स्मोक होता है। और डस्ट आपको मालूम है, डस्ट आपके एटमॉस्फेयर में हमेशा ही प्रेजेंट रहता है लगभग एयर में। तो ये डस्ट कहाँ पे है, आपने जैसे ड्यू वगैरह पढ़ा था जिसमें आपका फॉर्मेशन हो रहा था छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स का, जिसके थ्रू क्लाउड्स बन रहे थे। तो वो ड्रॉपलेट्स कहाँ फॉर्म होंगी, क्या हवा में ऐसे ही फॉर्म हो जाएंगी? उनको कुछ ना कुछ सरफेस तो चाहिए ना। जैसे आपने नीचे देखा था कि लीव्स पे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बन रहे थे, या किसी सरफेस पे आपने ग्लास लिया था तो उसके ऊपर जो है ड्रॉपलेट्स बन रहे थे, उसी तरह से एटमॉस्फेयर में ऊपर जाएंगे तब भी आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सरफेस चाहिए जिसके ऊपर ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो पाएंगी। तो वो सब ड्रॉपलेट्स दरअसल आपकी रियलिटी में इन्हीं छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स पे ही फॉर्म होती हैं। तो आपकी एक नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं हम लोग। फाइंड अ सनी रूम इन योर स्कूल होम, क्लोज ऑल द डोर्स एंड विंडोज विद कर्टेंस पुल डाउन टू मेक द
रूम डार्क। कुछ इस तरह से आपको एक रूम को अंधेरा पूरा बना लेना है, उसमें लाइट वाइट नहीं जलानी है, आपको दरवाज़ा बंद कर लेना है और उसमें छोटा सा अगर छेद है या नहीं है तो आप छेद करके देखिए, अपने घर में मत कर दीजिएगा वरना मार भी खाएंगे। या आप कमरे की खिड़की खोल लीजिए, उस डार्क रूम की आप खिड़की खोल लिए, थोड़ा सा आप कहीं से भी स्पेस अगर दिख रहा होगा जहाँ से सनलाइट पास हो पा रही होगी, उसकी बीम पास हो पा रही होगी, आपके कमरे तक आ रही होगी। आपने ठंडियों में देखा होगा जब खिड़की के पर्दे आप लोग हटा के रखते हो थोड़ा सा धूप पास करवाने के लिए, तब भी आपने देखा होगा। तो उस बीम में आपको कुछ छोटे छोटे एकदम बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स उड़ते हुए लगातार हवा में दिखाई पड़ते हैं, तो वो वही आपके क्या हैं, वो आपके डस्ट पार्टिकल्स ही तो हैं। इससे हम लोगों को मालूम चलता है कि हम लोगों की एयर में डस्ट पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। द प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन एयर वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब ये समय समय पे बदलता भी रहता है, कुछ समय पे हो सकता हो ज़्यादा डस्ट हो एयर में और कुछ समय पे कम हो, और प्लेस टू प्लेस भी चेंज होता है। कहीं पे जैसे माउंटेन्स वगैरह में आप चले जाओगे तो आपको थोड़ा सा हो सकता हो कम डस्ट दिखाई पड़े, उतनी वहाँ पे थोड़ा सा बादल आपको साफ दिखाई पड़ेगा। लेकिन आप जैसे कोई प्लेन एरिया में हैं, कोई इंडस्ट्रियल एरिया में हैं, कहीं आसपास आपके जो है ज़्यादा सड़कें हैं, तो वहाँ उन सब जगहों पे आपको दिखाई पड़ेगा, या जहाँ पे सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है तो उन जगहों पे आपको दिखाई पड़ेगा कि एयर में ज़्यादा आपके डस्ट पार्टिकल्स वो हैं सस्पेंड हो रखे हैं। ओके, वी इनहेल एयर व्हेन वी ब्रीथ थ्रू आवर नॉस्ट्रिल्स। जैसे हम लोग सांस लेते हैं अपनी नाक के थ्रू, तो अब हवा हम लोगों की अपने आपके जो है अंदर जाती है। आपकी नाक में हेयर और म्यूकस प्रेजेंट होता है, उसके थ्रू जो है आपके जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको वो अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर करने से रोक देता है। जो हेयर्स हैं, टाइनी हेयर्स आपके नोज़ में प्रेजेंट है, नॉस्ट्रिल्स में, और म्यूकस जो प्रेजेंट है वो आपके जितना भी डस्ट पार्टिकल अंदर जाता है उसको रोक देता है। यहाँ पे देखिए, बूझो इज आस्किंग यू व्हाई डू यू थिंक द पुलिस मैन इन फिगर इज़ वियरिंग अ मास्क। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये पुलिस मैन जो है ट्रैफिक पुलिस वाला, इसने एक मास्क पहन रखा है। आपने अक्सर आप सड़क से गुजरते होगे, ट्रैफिक वालों को देखते हुए अक्सर लोग पहने होते हैं मास्क। तो ये मास्क उन्होंने क्यों पहन रखा है? क्योंकि इस तरह की जो ट्रैफिक बड़ी भरी रोडें होती हैं इन सब पे डस्ट पार्टिकल्स या पॉल्यूटेंट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, तो उससे बचने के लिए कि वो उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर ना कर पाएँ, उनकी बॉडी में एंटर ना कर पाएँ, इसलिए लोग मास्क लगाते हैं। आपको बचपन में या अक्सर ही आपको डांट पड़ती होगी कि आप मुंह से सांस मत लीजिए, या जुकाम भी आपको होता है तब भी कहा जाता है कि कोशिश कीजिए कि आप नाक से ही सांस लीजिए। ऐसा क्यों होता है? माउथ के थ्रू आप अगर सांस लेंगे तो उसमें आपके हेयर्स और ये जो प्रेजेंट हैं आपके नॉस्ट्रिल्स में, म्यूकस प्रेजेंट है, हेयर्स प्रेजेंट हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स को प्रिवेंट कर रहे हैं अंदर आपके जाने से, वो चीज़ प्रिवेंशन हो नहीं पाएगा, और आपके अंदर डस्ट पार्टिकल्स या हार्मफुल सब्सटेंसेस जो पॉल्यूटेंट्स हैं आपके एटमॉस्फेयर में, वो आपके अंदर बॉडी में इंटर कर जाएंगे, उससे आपको काफ़ी हार्म हो सकता है आपकी बॉडी को। इस तरह से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि एयर में कुछ गैसेस, वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। जो गैसेस हैं एयर में वो मेनली नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, और भी बहुत सारी गैसेस हैं, बहुत छोटी छोटी अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं। तो आपकी नाइट्रोजन मैंने बता दिया, जैसे 78% कॉन्स्टिट्यूशन उसका आपकी एयर का नाइट्रोजन के थ्रू हो जाता है। ऑक्सीजन आपकी 21% उसमें प्रेजेंट होती है, बाकी बचे 1% में आपका कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी अदर गैसेस प्रेजेंट होती हैं। हाउएवर देयर मे बी सम वेरिएशंस इन द कंपोजिशन ऑफ एयर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब अलग अलग जगहों पे हो सकता हो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा हो उसका एयर का, आपके हो सकता हो कोई कंपोनेंट ज़्यादा हो, कोई कंपोनेंट कम हो, अलग अलग प्लेस पे ऐसा हो सकता है। यहाँ पे देखिए एक फिगर भी दे रखा है, यहाँ नाइट्रोजन का पोर्शन दिखाया गया है एयर में कितना है, और ऑक्सीजन दिखाया गया है। ऑक्सीजन और एयर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपकी मैक्सिमम अमाउंट में यहाँ पे प्रेजेंट दिखाई गई हैं। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड अदर गैसेस ये छोटे से 1% के पार्ट में प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे देखिए पहेली ने कुछ कहा है, पहेली वांट्स टू नो व्हाई द ट्रांसपेरेंट ग्लास ऑफ विंडोज इफ़ नॉट वाइप्ड ऑफ रेगुलरली अपीयर्स हैजी। जैसे आपके घरों में शीशे लगे होते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि अगर उसको आप रेगुलर वाइप नहीं कर रहे हो तो गंदे हो जाते हैं शीशे, आपको दिखाई देना बंद हो जाता है, धुंधले जैसे हो जाते हैं, तो उस पर डस्ट पार्टिकल्स ही चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से आपको दिखाई देना बंद हो जाता है उससे। बूजो वांट्स टू नो व्हाई ड्यूरिंग एन इंसिडेंट ऑफ फायर वन इज एडवाइज्ड टू रैप अ वुलन ब्लैंकेट ओवर अ बर्निंग ऑब्जेक्ट। आप जैसे सिलेंडर के लिए आपने कई सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखे होंगे कि किस तरह से आपका अगर कोई सिलेंडर में आग लग जाए तो कैसे उसको रोकते हैं। तो पुलिस वाले कुछ होते हैं, वो आके उस पर जल्दी से कंबल लपेट के जो है उसको बंद कर देते हैं, जिससे उसमें आग बंद हो जाती है। तो वहाँ पे हो क्या रहा है, वहाँ ये होता है कि जैसे ही उन्होंने कंबल लपेटा उसके आर पार,
तो उससे उसकी जो एयर उसको मिल रही थी लगातार एटमॉस्फेयर की, उससे उसका कनेक्शन टूट जाता है। फिर उसको जो उसका बर्निंग में हेल्प कर रही थी ऑक्सीजन, वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं रह जाती, जैसे ही वो ख़त्म होगी और वहाँ पे बर्निंग आपकी बंद हो जाएगी। तो इस तरह से कुछ ये लोग फायर को प्रिवेंट करते हैं। फिर यहाँ पे वही बताया गया है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज रहता है लगभग, और रिमेनिंग 1% में बाकी जो आपकी गैसेज होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे, हाउ डस ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन वाटर एंड सॉइल। अब पानी में कैसे ऑक्सीजन जा रही है, जो एयर है आपकी किस तरह से पानी में आपके पहुंच रही है जो ऑक्सीजन है, और सॉइल के अंदर कैसे पहुंच रही है, तो उसको हम लोग एक एक्टिविटी के थ्रू देखेंगे। आप लोग इसमें एक पानी का भगोना आपने ले लिया, उसमें पानी ले लिया और उसको आपने गैस पे चढ़ा दिया, ठीक है। तो उसमें आप नीचे देखोगे थोड़ी देर बाद जब वो थोड़ा सा बॉयल होने लगेगा तो उसमें आपको नीचे बबल्स दिखाई पड़ेंगे, छोटे छोटे, उसके अंदर आपको बबल्स दिखाई पड़ेंगे। तो ये बबल्स आपके क्या हैं, ये एयर ही तो उस पानी के अंदर जो एयर ट्रैप रही होगी कहीं ने कहीं पे, वही तो आपकी बबल्स के फॉर्म में वहाँ पे बन रही है। और जैसे जैसे आप उसको ज़्यादा बॉयल करते जाओगे धीरे धीरे वो एयर उसमें से स्केप करने लग जाएगी, बबल्स ऊपर की ओर आने लग जाएंगे और उसमें बुलबुले जैसा आपको फील होगा, उसमें दिखाई पड़ेगा, एयर उसमें से स्केप कर रही होती है। साथ ही साथ बॉइलिंग के साथ साथ आपका पानी भी जो है वो भी वाटर वेपर बन के आपका जो है हवा में उड़ता जाता है, ठीक है। जैसे आपने चैप्टर 8 और 9 में आपने देखा था कि किस तरह से जो पानी में रह रहे एक्वेटिक जो एनिमल्स थे, जो पानी में रह रहे होते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट वाले एनिमल्स, उनको किस तरह से ऑक्सीजन मिल रही थी। जो आपके पानी में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है, जिसको हम लोग किसके थ्रू डिफाइन कर रहे थे, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होती है, जो पानी में घुली हुई हवा होती है, कितनी नीड रहती है वहाँ के ऑर्गेनिज्म को, तो वो चीज़ हम लोगों ने देखी थी पिछले चैप्टर्स में। तो वहाँ पे भी उस पानी में भी कुछ ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, जिसके थ्रू उन एक्वेटिक सिस्टम में जो लोग जो जानवर रह रहे हैं, जो प्लांट्स रह रहे हैं, उनको ऑक्सीजन वहाँ से मिल पाती है। द ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन सॉयल ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू रेस्पायर। जो सॉयल में रह रहे हैं, जो बरो करके आपने एनिमल्स देखे थे कि कुछ बरो करके, जैसे चूहिया हो गई, आपके घर में रैट्स होते हैं ना, वो हो गए, और स्नेक्स हो गए, या और डिफरेंट जो जैसे रैबिट हो गए, ये सब बरो करके नीचे की ओर रहते हैं ज़मीन में काफ़ी जाके, या फ्रॉग आपने देखा था, ये सब नीचे की ओर रहते हैं। तो इनको भी तो ऑक्सीजन की नीड होती है, क्योंकि आपने ऊपर पढ़ा कि जितने भी लिविंग क्रिएचर्स होते हैं सबको ऑक्सीजन की नीड होती है, सबको हवा की ज़रूरत होती है। तो इनको हवा कहाँ से मिल पा रही है, क्योंकि सॉइल में तो काफ़ी अंदर रह रहे हैं, तो वहाँ पर हवा कैसे प्रेजेंट हो पा रही है, अब इसको हम लोग देखेंगे। अब एक मुट्ठी भर आप जो है कहीं से मिट्टी उठा लो, ठीक है। आपने कहीं से सूखी मिट्टी आपको उठानी है, धूल नहीं उठानी है आपको, थोड़ा सा मिट्टी जैसे जिसमें आप प्लांट्स वगैरह लगाते हो ना, गमलों में जो मिट्टी लगाते हो, वो मिट्टी आपने जैसे ले ली और उसमें किसी आपने कंटेनर में उसको ले लिया, उसमें आप पानी जैसे ही डालोगे तो आप देखोगे उसमें भी, जैसे आपने बॉइलिंग किया था तो बबल्स निकल रहे थे, तो उसमें भी कुछ उसमें कम निकलेंगे, बॉइलिंग में ज़्यादा आपके थे और उसमें आपको थोड़े से कम दिखाई पड़ेंगे, लेकिन बबल्स उसमें भी निकलेंगे। तो ये बबल्स ही शो कर रहे हैं कि उस सॉइल में भी एयर की प्रेजेंस है। When the water is poured on the lump of soil, it displaces the air which is seen in the form of bubbles. जैसे ही पानी पड़ेगा उस मिट्टी पे, तो जो हवा मिट्टी के कणों में अंदर फंसी रही होगी वो बाहर की ओर भागने की कोशिश करेगी, क्योंकि उसमें पानी अंदर जाने की कोशिश करेगा, पानी ऊपर से प्रेशर लगाएगा और हवा बाहर भागेगी, तुरंत स्केप करने की कोशिश करेगी। ये आपने जब मैंने वो बताया था कि बारिश होती है तब बरोइंग जो एनिमल्स होते हैं, जो ज़मीन के अंदर रहते हैं, उनको भी दिक्कत होती है, वो बाहर की ओर भागते हैं। तो ऐसा ही होता है, जब बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो एक्सेसिव रेनफॉल जब होती है, तो पानी ज़मीन के अंदर जब पर्कुलेट करने लग जाता है, तो इन छोटे छोटे जो जहाँ पे हवा प्रेजेंट होती है सॉइल के अंदर, वहाँ भी पानी भरने लगता है और जानवर भागते हैं। अब ऐसा होना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर पर्कुलेशन होना है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्पेस मिलेगा, तभी तो पानी अंदर जाएगा। अगर रोड जैसे कंक्रीट वाली है, उससे तो पानी बह जा रहा था आपका, तो ऐसा भी ज़रूरी है। तो सॉइल में आपके एयर प्रेजेंट है, ये से यहाँ से हम लोगों को ये भी मालूम चल गया। अब प्लांट की, जैसे आप देख रहे थे प्लांट को ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही थी, वो ऑक्सीजन तो चलिए आपने लीव्स से उसने ले लिया था, लेकिन जो उसके रूट्स हैं उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही थी, उनको भी तो ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती है। तो रूट्स पानी और मिनरल्स तो ले ही रही थी, साथ साथ वो रेस्पायर करती है ऑक्सीजन से। जो सॉइल में आपकी ऑक्सीजन जो एयर प्रेजेंट है उसके थ्रू वो रेस्पिरेशन उसकी रूट्स करती हैं। A lot of burrows and holes are formed in deep soil by the animals living in the soil. अभी मैंने जो बताया कि बरो करके जो एनिमल्स रहते हैं उनको इस तरह से कुछ ऑक्सीजन प्राप्त होती है। और ये जो सॉइल में पानी भर जा रहा था, इन गड्ढों में जो बरो करके एनिमल्स रह रहे थे,
इनमें जो पानी भर जा रहा था, तो आपने देखा होगा कि बारिश के मौसम में आपको केचुए आपके घरों में या मिट्टी जहाँ पे है गार्डन वगैरह में आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। तो ये बाहर क्यों आ जाते हैं? ये तो ज़मीन के अंदर रहते हैं, ये बाहर क्यों आते हैं? रेस्पिरेशन के लिए, ऑक्सीजन की नीड के लिए, क्योंकि वहाँ पे एयर तो एस्केप कर गई, तो इनको बाहर निकलना पड़ता है रेस्पिरेशन के लिए। इसी वजह से ये मिट्टी से बाहर आ जाते हैं। Have you ever wondered why all the oxygen of atmosphere does not get used up through a large number of organisms are consuming it? बहुत ज़्यादा अमाउंट में लिविंग क्रिएचर्स प्रेजेंट हैं, आपको ये चीज़ मालूम है। हम ही लोगों की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है, प्लस जितने डिफरेंट वेराइटीज़ के आज तक खोजे ही जा रहे हैं जानवर जितने भी हैं, है ना। तो आपको ये कैसे मालूम कि इनको इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड है तो ये ख़त्म नहीं हो पा रही ऑक्सीजन? ऑक्सीजन भी तो एक कुछ लिमिटेड अमाउंट में हो सकता हो प्रेजेंट हो एटमॉस्फेयर में। तो इतने सारी डाइवर्सिटी है, तो इन सबको, जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, सबको ऑक्सीजन चाहिए। तो ये कहाँ से इनको प्रोवाइड हो पा रही है? इतनी ऑक्सीजन अपने एटमॉस्फेयर पे है? ऐसा है क्या? हु इज़ रिफिलिंग दी ऑक्सीजन इन दी एटमॉस्फेयर? तो ये जो ऑक्सीजन है ये कहाँ से आ रही है इतनी सारी? हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, हाउ इज़ दी ऑक्सीजन इन दी एटमॉस्फेयर रिप्लेस्ड। अभी इस क्वेश्चन का आपको जवाब मिलेगा। आपने चैप्टर 7 में पढ़ रखा था कि कैसे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में प्लांट्स जो होते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो आपके कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देते हैं। रेस्पिरेशन में जो भी ऑक्सीजन यूज़ कर रहे थे, रेस्पिरेशन में सभी को ऑक्सीजन चाहिए, प्लांट्स को भी चाहिए, लेकिन प्लांट्स जो ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के थ्रू ले रहे थे उससे ज़्यादा ऑक्सीजन वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में वो रिलीज़ भी कर रहे थे एटमॉस्फेयर में। तो यहाँ से आपके एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन आ पा रही थी, ठीक है। अब ये तो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है कि जितने भी एनिमल्स हैं वो बिना प्लांट्स के बिना रह नहीं सकते। जैसे ऑक्सीजन के बिना रह सकते, वैसे ही अगर खाना नहीं होगा प्लांट्स पे ही तो कई सारे जानवर सर्वाइव करते हैं, ठीक है। तो हार्बीवोर्स अगर नहीं होंगे तो कार्निवोर्स कैसे होंगे, कार्निवोर्स नहीं होंगे तो ओमनीवोर्स कैसे होंगे, ठीक है। तो प्लांट्स भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। तो इस तरह से कुछ देखा हम लोगों ने कि एनिमल्स को प्लांट्स पे कितना निर्भरता है उनकी। द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन and carbon dioxide in the atmosphere is maintained through respiration in plants and animals and by the photosynthesis in plants। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की जो बैलेंस है ये किस तरह से एटमॉस्फेयर में मेंटेन हो पा रहा है? ये रेस्पिरेशन के थ्रू हो रहा है प्लांट्स और एनिमल्स के, और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से जो प्लांट्स ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं, इस वजह से ये बैलेंस में आपका है। दिस शोज द इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इससे हम लोग जो इंटरडिपेंडेंस है प्लांट्स की और एनिमल्स की एक दूसरे के ऊपर, किस तरह से एक दूसरे के ऊपर निर्भर कर रहे हैं, ये यहाँ से पता चलता है। वी कैन नाउ अप्रिसिएट हाउ इम्पॉर्टेंट एयर इज़ फॉर लाइफ ऑन अर्थ। अब हम लोग ये कह सकते हैं ना कि हवा कितना ज़्यादा ज़रूरी है हम लोगों के सर्वाइवल के लिए इस अर्थ पे। आर देयर एनी अदर यूजेज ऑफ एयर? अब क्या हवा के कुछ और यूज़ हैं? हाँ, आपने जैसे अब बहुत ज़्यादा चलता है ग्रीन एनर्जी। तो ग्रीन एनर्जी में बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज हैं, जैसे आपकी सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, ये आपके पानी की जो एनर्जी होती है, हाइड्रो पावर ऑपरेटेड जो होती है एनर्जी आपकी, ठीक है। तो ये सब आपकी ग्रीन एनर्जी में आती हैं। तो हवा भी उनमें से एक है। आपने विंड मिल्स देखी होंगी, एमपी वगैरह की साइड में आप जाएंगे तो एमपी में आपको बहुत सारी दिखाई पड़ेंगी विंड मिल्स। अभी जल्दी ही मैं जब महाकाल के दर्शन करने गया था तो मैंने रास्ते में बहुत सारी विंड मिल्स को देखा था। और ऐसे ही आप लोग कहीं ट्रैवल किए होंगे तो आपने देखा होगा शी शोर्स वगैरह पे, जहाँ पे समुद्र होते हैं उनके किनारों पे आपको विंड मिल्स बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाती हैं, क्योंकि उन जगहों पे हवा बहुत ज़्यादा तेज़ होती है तो उससे एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस की जा सकती है। इसको हम लोग ग्रीन एनर्जी भी बोलते हैं, ठीक है। अब विंड मिल्स जो होती हैं वो चलती कैसे हैं? इसी हवा की मदद से जो आपकी विंड मिल जो है वो रोटेट करती है, जिसके थ्रू एनर्जी जनरेट होती है और वो किसी चीज़ में स्टोर करके फिर उससे डिफरेंट यूजेस में आप ला सकते हैं, ठीक है। जैसे ट्यूबवेल से पानी निकालना हुआ, या फ्लोर मिल्स चलानी हुई आपको, जो आटे की चक्कियाँ होती हैं, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए आप बहुत ज़्यादा मैक्सिमम यूज़ करते हो इसका। फिर एयर की वजह से आपके जैसे बोट्स आपकी जो चलती हैं पानी में, या सेलिंग यार्ड्स हो गई, ग्लाइडर्स हो गए, पैराशूट्स जो हवा में उड़ते हैं, एरोप्लेन्स जो उड़ते हैं, ये सब किसके हेल्प से उड़ रहे हैं? एयर प्रेजेंट है, इसी वजह से ये उड़ पा रहे हैं। बर्ड्स, बैट्स एंड इंसेक्ट्स कैन फ्लाई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर। जो जितने भी डिफरेंट ये फ्लाइंग एनिमल्स हैं आपके, इंसेक्ट्स हैं, ये सब कैसे उड़ पा रहे हैं?
एयर प्रेजेंट है इस वजह से उड़ पा रहे हैं। एयर आल्सो हेल्प्स इन द डिस्पर्जल ऑफ सीड्स एंड पोलन ऑफ फ्लावर्स ऑफ सेवरल प्लांट्स। जो प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होता है आपका, जो पोलेन्स का इधर उधर आना जाना होता है, ये हवा के थ्रू भी होता है। ठीक है, डिफरेंट उसमें फैक्टर्स होते हैं जिसमें एक एयर भी फैक्टर होता है। फिर एयर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में भी आपने देखा कि एयर कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले कर रहा था, क्योंकि जब वाटर वेपर अगर इवेपरेट हुआ, जब वाटर वेपर निकला तो वो ऊपर गया, किस तरह गया, एयर प्रेजेंट थी इसीलिए तो ऊपर वो जा पाया। ठीक है, फिर वो नीचे आया, तो हर चीज़ में एयर का बहुत ज़्यादा रोल है यहाँ पे। तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने आज एयर के बारे में पढ़ा। हम लोगों के कीवर्ड्स थे एटमॉस्फेयर, कार्बन डाइऑक्साइड, कंपोजिशन ऑफ एयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, ये दोनों कंपोनेंट्स थे मैक्सिमम अमाउंट में जो प्रेजेंट थे। फिर स्मोक देखा, विंड मिल, ये डिफरेंट चीज़ें हम लोगों ने आज कवर की। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर